નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું કાવ્ય નંબર 10 ભારત ભારતી એની સમજૂતી આપણે સમજતા હતા, જેમાં શરૂઆતની આપણે કાવ્યની 8 જેટલી પંક્તિઓની આપણે गत वीडियो लेक्चर ની અંદર ચર્ચા કરી, જેની અંદર ખાસ કરીને આપણે ભારત ગૌરવની અંદર મૈથિલી શરણ ગુપ્તજીએ શરૂઆતની 8 પંક્તિની અંદર આપણને એક પ્રકારનો એવો ઉપદેશ સંદેશ ભારત દેશની જે ગૌરવ ગાથા ગાવાનો પ્રયાસ કર્યો એની આપણે થોડું એ તાજું કરીએ તો અહીંયા कि भाई भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का એટલે કે આ સંપૂર્ણ જે ધરતી આ સંસાર છે એનું ગૌરવ કહી શકાય એવું પ્રકૃતિનું સુંદર સ્થળ ક્યાં છે, તો એ સ્થળ એ છે કે જ્યાં હિમાલય નામનો મનોહર પર્વત સુંદર પર્વત આવેલો છે, તેમજ જે દેશમાં ગંગા નામની પવિત્ર નદી वहे से ये स्थल ये से कि जेमा आखू संसार आखू विश्व जेनु गौरव लई सके, तेमज साथे साथे ए भूमि बीजी कोई नहीं परंतु ऋषि मुनिओनी भूमि जे भारत भूमि छे। शुं छे कि बधा देशोनी अंदर सौथी पहेली वेली ए ज देशनी ए उन्नति थई छे, तो विकास थयो छे एवं पहली 4 पंक्ति त्यार पछीना पंक्तिनी अंदर आपणे समझ्या था कि भाई संसार का सबसे श्रेष्ठ सिरमौर देश यानी कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है और संसार की जो तरह तरह की संपत्तियां सबसे पुराना यानी कि सबसे वृद्ध देश है और सबसे ये पुराना या तो प्राचीन देश है और संसार की तरह तरह की जो संपत्ति जो सबसे पहले उसका पता भारत देश के लोगों को, भारत के पूर्वजों को चला और मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से भगवान ब्रह्मा जी ने भी यहीं से इसका विस्तार किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एक काव्य समझ लिया है। उसके बाद कि भाई विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार, એટલે કે વિધાતાએ બ્રહ્માજી आ भारत भूमि पर ज आ सृष्टिनी शुरुआत आ सृष्टिनो विस्तार सृष्टिनो फैलावो ए भारत भूमि उपरथी सर्वप्रथम शुरुआत करी थी, तो सर्वप्रथम आरंभ कर्यो हतो। त्यार पछीनी पंक्ति वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य, अर्थात आ पुण्य भूमि अर्थात भारत वर्ष की यह पवित्र भूमि जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इसके निवासी यानी कि भारत भूमि के जो मूल निवासी जो हमारे पूर्वज थे वह आर्य थे, यानी कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य है, यानी कि जो भारत वर्ष की यानी कि भारत की यह पवित्र भूमि जो धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी जो हमारे पूर्वज थे वह आर्य थे। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे, अर्थात ये जो धरती में जो ज्ञान विद्या कला कौशल्य ये सभी के जो आचार्य थे वह कौन थे, हमारे पूर्वज जो आर्य थे वह सभी में प्रबुद्ध थे, यानी कि वह सभी के ज्ञाता थे, यानी कि सारे विश्व को सारे संसार को सारी दुनिया को चाहे ज्ञान हो चाहे कला हो चाहे शिक्षा हो चाहे कौशल्य हो उसी का सारी दुनिया को हमारे पूर्वज यानी कि आर्यों ने ही दुनिया को इससे अवगत कराया, यानी कि दुनिया को इन सभी ज्ञान कला कौशल्य यानी कि विद्या या तो शिक्षा की जानकारी हमारे पूर्वज आर्यों ने ही दी है। तो संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, तो दोस्तों ये पंक्ति में कहता है कि हम इन्हीं आर्यों के संतान हैं कि जिन हमारे पूर्वजों ने जिन आर्यों ने
सारे संसार को, सारी दुनिया को ज्ञान दिया, विद्या दी, कौशल्य दिया, शिक्षा दी, सारी दुनिया का मार्गदर्शन किया, और अब हम उन्हीं की संतान है। यद्यपि એટલે કે આજે दोस्तों हम अधोगति में पड़े कि અમે એના સંતાનો છીએ, પરંતુ આજે અમારી દિશા બહુ સારી નથી। दोस्तों અહીંયા अधोगति यानी कि अवनीति जो शब्द आप यहाँ पर लिख लेते हैं, अधोगति। यहाँ पर ये जो यद्यपि हम अधोगति यानी कि अवनीति हमें ये ज आर्योना संतान छे, छतां पण આજે અમારી હાલત છે બહુ સારી નથી, અને આજે અમે અવનીતિમાંથી, અધોગતિમાંથી, સંકટ સમયમાંથી, મુશ્કેલીમાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છીએ। यानी कि पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ नहीं करे। छतां पण जो हमारे महान पूर्वज थे उन्हीं के चिन्ह आज, उन्हीं के जो उच्च चिन्ह है वह आज भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। यानी कि उन आर्यों की आज हम संतान हैं, हम बुरी दशा में, यानी कि हम बुरी दशा में, फिर भी उनकी महान जो चरित्र थे, उनके जो महान, उनके जो आदर्श थे, उनके निशान, चिन्ह दोस्तों, तो निशान, उनके निशान आज भी हमारी संस्कृति में दिखाई देते हैं। चिन्ह यानी कि निशान। जब आज हमारी हालत भले बुरी हो, हमारी दिशा भले अवनति हो, अधोगति, फिर भी हमारे इन जो महान जो पूर्वज है, जो आर्य है, उनके पवित्र आदर्श है, उनके पवित्र जो चरित्र है, उनके पद निशान यानी कि उन्हें चिन्ह आज भी, जो उनकी एक उच्चता के गुण आज भी हम में मौजूद है। तो इसी प्रकार ये हमारी जो पुण्य भूमि है, प्रसिद्ध है, एक पंक्ति का कहने का यहाँ पर इस प्रकार के भारतवर्ष की ये पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है, और इस देश के निवासी आर्य है, हमारे पूर्वज है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, ज्ञान, कला, कौशल्य का उन्होंने शिक्षा दी, यानी कि उसका विस्तार किया। और साथ ही यद्यपि उन आर्यों की आज हमारी हालत, उनके संतान होते हुए भी हम आज अधोगति में पड़ी है, फिर भी उनके जो आदर्श चरित्र है, उनके जो आदर्श जो पवित्र गुण है, उनका चिन्ह, निशान आज भी हम में मौजूद दिखाई देते। यानी कि आज भी हम भारतवासियों में हमारे जो उच्च आदर्श, जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कारित किया है, उनका जो हमें संस्कार के स्वरूप में जो मिला है, वही चरित्र, वही आदर्श आज भी हम में मौजूद है। इसी प्रकार बाद में कवि कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। यानी कि हमारा जो ये भव्य अतीत, हमारा जो ये भव्य भूतकाल, हमारा जो ये पूर्वज, यानी कि ये जो आर्य थे, वह आर्य ही ऐसे थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, बल्कि वह दूसरों के लिए, यानी कि परोपकार के लिए वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। यानी कि वे आर्य ही ऐसे थे जो अपना जीवन वह अपने खुद के लिए न जीकर वो दुनिया के दुखी, पीड़ित, शोषित लोगों के लिए, यानी कि परोपकार के लिए अपना जीवन जीते थे, और दूसरों का दुख वह अपने खुद का दुख समझकर अपना जीवन बिताते थे। वे स्वार्थरत ही, वह स्वार्थरत हो वो की मदिरा कभी पीते न था। यानी कि हमारे जो आर्य थे, हमारे जो एक पूर्वज थे, वह कभी भी स्वार्थ होकर, यानी कि स्वार्थ की मदिरा में मोहित होकर वह कभी अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे। यानी कि वह स्वार्थ की मदिरा कभी
पीते न थे, यानी कि वह अपना लाभ दूसरों की हानि में वह कभी समझते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, अर्थात कि ये जो संसार के उपकार के लिए, संसार के लोगों का भला करने के लिए वह जन्म लेते थे, और वह हमारे पूर्वज आर्य थे। निश्रेष्ठ होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी, अर्थात निश्चिंत होकर दोस्तों, निश्रेष्ठ यानी कि निष्क्रिय तो श्रेष्ठा रहित, निश्रेष्ठ यानी कि निष्क्रिय, कि भाई निश्रेष्ठ होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं, अर्थात कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, हमारे अतीत जो आर्य थे, वह दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करते थे, और वह स्वार्थ या तो मोह में होकर वह स्वार्थ रूपी मदिरा कभी पीते नहीं थे, और संसार के उपकार के लिए, संसार के लोगों का भला करने के लिए, उनका हित करने के लिए वह धरती पर जन्म लेते थे। इसलिए वह निशिष्ट यानी कि निष्क्रिय होकर वह कैसे बैठ सकते हैं, अर्थात वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते, और जगत के कल्याण के लिए यानी कि इस सृष्टि के कल्याण के लिए वह प्रतिदिन संघर्षरत रहते थे। तो इसी प्रकार ये जो हमारा पूर्वज, हमारा जो अतीत है, जो संसार के लिए, दुनिया के लिए, उसे कुछ देने के लिए वह निस्वार्थ भावना से अपना जीवन है वह व्यतीत करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, ये जो भारत गौरव में कवि श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर ये हमारे देश के जो महान आदर्श, हमारे जो देश के पूर्व जो निवासी आर्य है, जो हमारा भव्य अतीत है, हमारा भव्य भूतकाल है, उसका गुणगान ये प्रमुख तरीके से इस काव्य में गाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपको ये जो कविता का जो भावार्थ है, उसकी जो समझौती है, वह आप अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ ली होगी। और अब ये कविता के बाद कुछ यहाँ पर जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये प्रश्नों के बारे में भी हम कुछ यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वाध्याय के अंदर जो पहला सवाल है, 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए, ध्यान से उन्हें सुन लीजिए। हम यहाँ पर आपके समक्ष इन प्रश्नों की मौलिक चर्चा करते हैं कि भाई भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है, कि भाई भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल इसलिए कहा गया है कि जहाँ हिमालय जैसा मनोहर पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदी भारत की भूमि से बहती है, इसलिए भारत को प्रकृति का सुंदर लीला स्थल कहा गया है। दूसरा सवाल है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। तो हम कह सकते हैं भारतवर्ष को दुनिया का यानी कि संसार का वृद्ध देश इसलिए कहा गया है कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। फिर विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है। तो हम कह सकते हैं कि विधाता ने यानी कि विधि ने नर सृष्टि का संसार भारत देश से ही किया है। चौथा सवाल, आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे, अर्थात हमारे जो पूर्वज है वह आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे। आचार्य दोस्तों यहाँ पर शिक्षक यानी कि अलग अलग तरह तरह की विद्या में जो प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं, उसे आचार्य कहते हैं। तो आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे। तो हम कह सकते हैं कि आर्य
सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल और ज्ञान में वह निपुण थे, यानी कि प्रवीण थे। फिर पांचवा सवाल है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो हम कह सकते हैं कि भाई आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। अभी हमने काव्य पंक्ति में समझा कि भाई अधोगति यानी कि अवनीति, खराब दशा, मुश्किल परिस्थिति, यानी कि आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। फिर छठा सवाल है, आर्यों की क्या विशेषताएं है? तो हम कह सकते हैं कि वे आर्य की ये विशेषता है कि आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते थे और वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय होकर वह कभी पसंद नहीं करता, यानी कि वह स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देता है और वह निष्क्रिय होकर यानी कि निस्वार्थ होकर वह कभी भी बैठ नहीं सकता। ये हमारे पूर्वज यानी कि आर्य की विशेषता है, यानी कि उसका महत्व है। त्यार पछी मित्रों प्रश्न नंबर 2 से 500 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये पण આપણે કાવ્ય ભણ્યાના આધારે ગુપ્તજીને ભારત के गौरव के किस रूप में हमारे सामने रखा है, तो જે કાવ્ય પંક્તિની અંદર આપણે સમજૂતી મેળવી એના આધારે તમે એનો પ્રશ્નનો જવાબ સરળતાથી લખી શકશો। પછી બીજો પ્રશ્ન, ભારતવાસીઓ के बारे में गुप्तजी क्या कहते हैं? भारतवासी વિશે गुप्तजी શું કહે છે? तो આપણે બધા જ ઉદાહરણો લખી શકીએ। ભારત ભૂમિ છે એ ઋષિ મુનિઓની ભૂમિ છે, प्राचीन भूमि છે, पवित्र भूमि છે, ત્યાંના જે મૂળ પૂર્વજ છે આર્ય છે, જેમણે પોતે સંસારના લોકોને જ્ઞાન, કલા, કૌશલ્યનું જ્ઞાન આપ્યું, શિક્ષણ આપ્યું, આવી બધી વાતો છે, વિચારો છે એની અંદર આપણે સંક્ષેપની અંદર લખી શકીએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, યોગ્ય વિકલ્પ દ્વારા रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मित्रों અહીંયા આપણને 5 વિકલ્પો આપેલા છે, જેમાં પહેલો વિકલ્પ છે ભારત को खाली जग्या कहा गया है। જેમાં આપણને વિકલ્પો પણ આપેલા છે, જેના જવાબ આપણે ટૂંકમાં લખીએ છીએ કે ભારત को खाली जग्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 છે એનું પહેલું, તો એનો જવાબ આપણે શું, भारत को क्या कहा गया है? ऋषि भूमि, तपोभूमि, वीर भूमि हम कह सकते हैं ऋषि भूमि को ऋषि भूमि। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है? क तिलक, आभूषण और ग सिरमौर। प्रश्न नंबर 3 છે कि भाई विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है, यानी कि नर सृष्टि, जीव सृष्टि, पशु सृष्टि। तो આપણે કાવ્યમાં શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે નર સૃષ્ટિ, તેમાં આવશે ક नर सृष्टि। चौथों, भारत के निवासी खाली जगह है मंगोल, शक और आर्य। जो ख है वह उसका उत्तर होगा आर्य। और 5वां अंतिम विकल्प है, आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है। क्या हो गई है? उन्नति, अवगति या तो अधोगति। अ विकल्प क से अधोगति। आ रीते एना जवाब આપણે આપી શકીએ। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા આપણને ક विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए, જેની અંદર આપણને 100 વાક્યો આપેલા। વૃદ્ધ भारतवर्ष ही संसार का क्या है? सिरमौर है। જેની અંદર આપણે ક્યું લખશું? પહેલાની અને ત્રીજું કે ભાઈ ક और ख विभाग। तो અહીંયા પેલું ક, અહીંયા ખ, એમાં પેલું कि भाई बुद्ध भारतवर्ष ही संसार का क्या है? सिरमौर। तो यहाँ पे कमा पेलू से यहाँ पे
શું ત્રીજું. પછી બીજું છે વિદ્યા કલા કૌશલ કે પ્રથમ આચાર્ય, એની અંદર નંબર 6 આવશે कि भाई प्रथम आचार्य आर्य है, संपूर्ण देश से अधिक भारत का क्या है उत्कर्ष। तो यहाँ पे सीधा हमें पहलू आवશે। પછી ચોથું છે भगवान की भवभूति का क्या है प्रथम भंडार है, तो यहाँ में यहाँ बीजू। પછી पांचवें से भारत जैसा पुरातन देश तो दुनिया में दूसरा नहीं, એની અંદર આવશે આપણે ચોથું। અને છેલ્લે भारत के निवासी आर्य है, कौन है आर्य। तो मित्रों અહીંયા મેં ટૂંકમાં તમારી સામે અહીંયા રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તમે એ વ્યવસ્થિત રીતે એ તમારી આ જોડકા છે યોગ્ય રીતે તમે એને લખી લેજો। ત્યાર પછી ભાવ સ્પષ્ટ કીજીએ બુદ્ધ ભારત વર્ષ એ સંસાર का सिरमौर है। तो કાવ્યની અંદર આપણે એની સમજૂતી મેળવી એના આધારે તમારે એ તમારા વિચારો છે વ્યક્ત કરવાના છે। બીજું ભગવાન की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। ત્યાર પછી મિત્રો આપણને સમાનાર્થી શબ્દો અને વિરોધી શબ્દ આપેલા છે જે व्याकरणिक प्रश्नों ની અંદર કે શબ્દો કે સમાનાર્થી તો આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ મૌલિક કે ભાઈ અધોગતિ તો એનો વિરોધી શબ્દ ઉધર્વ ગતિ, પછી વૃદ્ધ તો યુવા, પુરાતન यानी कि नूतन, पुरातन એટલે જૂના, પુરાના તો નૂતન, પછી પ્રથમ તો અંતિમ, પછી વિસ્તાર તો સંકુચન, પછી પુણ્ય ભૂમિ તો પાપ ભૂમિ, ઉત્કર્ષ એટલે અપકર્ષ અને ઉચ્ચ તો નિમ્ન। ત્યાર પછી સમાનાર્થી શબ્દો અથવા પર્યાયવાચી શબ્દોમાં હિમાલય તો હિમગીરી, ગંગા પર્યાયવાચી શબ્દ ભાગીરથી, પછી ગિરી તો પર્વત, પછી ભૂમિ એટલે ધરા જમીન ધરતી, પછી વિશ્વ સંસાર લોક દુનિયા અને છેલ્લે મદિરા તો શરાબ। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયની ટૂંકા પ્રશ્નોની નાના પ્રશ્નોની આપણે અહીંયા મૌલિક ચર્ચા તમારી સાથે કર્યું। એકદમ સરળ અને સરસ રસ પડે એવું કાવ્ય છે, તમને બધાને સમજાઈ ગયું છે અને આ પ્રશ્નો પણ તમે કાવ્ય સમજ્યા પછી સરળતાથી મૌલિક રીતે તમારી જાતે અને સુંદર રીતે એ લખી શકો છો અને તમે એને લાંબો સમય સુધી યાદ રાખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયો લેક્ચર આપણો પાર્ટ 2 એટલે કે આ 10મા કાવ્યનો બીજો વિડિયો લેક્ચર છે। આપણે અહીંયા સંપૂર્ણ કાવ્ય જે 10મું છે ભારત ગૌરવ એને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। સાથે જ આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે તમને સ્ટડી મટીરીયલની અંદર આ પાઠના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો જે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા છે એ તમને મોકલવામાં આવશે। સાથે જ અન્ય સાહિત્ય પણ જે સ્ટડી મટીરીયલ છે એ પણ સાથે છે, પરંતુ તમે તમારી પાઠ્યબુકની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો એક વાક્યવાળા વિકલ્પો છે, ખાલી જગ્યા છે અથવા તો જોડકા છે, પછી આશય સ્પષ્ટ કીજીએ, સમાનાર્થી વિરોધી શબ્દો જે કાંઈ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર સ્વાધ્યાયમાં આપેલા છે એ તમામ તમે તમારી પાઠ્યબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખી લેજો। બાકીનું વિશેષ સ્ટડી મટીરીયલ છે એ પાઠને લગતું કાવ્યને લગતું તેનું તમે વાંચન કરજો। અહીંયા આપણું સંપૂર્ણ આપણે 10મું કાવ્ય છે પૂર્ણ કરશું। નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવા પ્રકરણની અંદર નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું।